गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मनी वाले टॉपिक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट का है ये कंसेप्ट मुद्रा पूर्ति। और इसका क्वेश्चन आता है आपके यूनिट फर्स्ट में है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मनी सप्लाई, पूरा का पूरा मुद्रा पूर्ति को समझाना होता है। तो चलिए इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहला किसने इसके बारे में डिस्कस किया था, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मनी सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दिया था। किसने? परंपरागत जो अर्थशास्त्री थे, परंपरागत जो अर्थशास्त्री थे, यानी क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा आप कह सकते हैं ये अर्थशास्त्रियों द्वारा। और उसमें भी जो मिल और रिकार्डो थे, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स थे, उसमें भी कौन से थे? मिल एंड रिकार्डियन जो थे, उनके द्वारा ये दिया रखा था। ठीक है, मिल व रिकार्डो, उन्होंने क्या बताया मनी सप्लाई को? M मल्टीप्लाई V, ये कंसेप्ट दिया था। M का मतलब क्या होता है? जो मनी स्टोर में रहती है, जो मनी स्टोर में रहती है यानी संग्रह रहती है। ठीक है, और किसके पास में? जो मनी स्टोर कह सकते हैं गवर्नमेंट और RBI के पास में। ठीक है, और V का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का मतलब चलन। ठीक है, V का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी यानी चलन। चलन का मतलब हो गया कि जैसे कि गवर्नमेंट और RBI ने 100 रुपीज इश्यू किए, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है? अगर उसकी वेलोसिटी जैसे वो 10 लोगों के हाथों में गुजरता है, तो उस 100 की वेलोसिटी मनी सप्लाई कितनी होगी? वो अगर 10 के अगर 100 रुपीज 10 लोगों के हाथों से निकलता है, तो ये कितनी सप्लाई हो गई? 1000। ठीक है, तो वेलोसिटी पे तो मिल और फिशर जो मिल और रिकार्डो थे, उन्होंने सबसे पहले इस कंसेप्ट को दिया M मल्टीप्लाई V को। उसके बाद में आप देखते हैं फिशर थे, उन्होंने भी इस पे फोकस किया और फिशर ने इसके बारे में बताया। सेकंड स्टेप में हम कह सकते हैं फिशर थे, प्रोफेसर। ठीक है, उन्होंने भी इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उन्होंने बताया कि MV तो जो थे मिल और रिकार्डो का, उसमें उन्होंने एक ऐड कर दिया M और V का। क्या M और V का? जो आप कह सकते हैं क्रेडिट होता है, साख होता है, उसको साख मनी की, और वेलोसिटी भी किसकी? जो साख होती है उसकी चलन को फोकस किया। उन्होंने नया क्या दिया? उन्होंने फिशर ने अपने साख मुद्रा और साख मुद्रा के चलन को सम्मिलित कर दिया, यानी जो क्रेडिट होता है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट पे फोकस किया। सेकंड पे फिशर ने ये बताया। ठीक है, कि मनी सप्लाई का मतलब क्या है? उन्होंने क्या कंसेप्ट ऐड किया था? क्रेडिट। ठीक है, यानी साख और वेलोसिटी ऑफ जो क्रेडिट होता है उस पे फोकस किया। उसके बाद में बहुत ज़्यादा नए नए आप कह सकते हैं अप्रोचेज आई। ठीक है, उसमें जो आप कह सकते हैं नया जो अप्रोच था वो था प्रोफेसर किन्स का। ठीक है, जो कि आप जानते हैं प्रोफेसर किन्सियन अप्रोच की या किन्सियन अप्रोच के बारे में। किन्सियन विचारधारा, तो उनके अकॉर्डिंग क्या बताया? जो प्रोफेसर किन्स थे, उन्होंने ये बताया कि जो M1 है, उन्होंने M1 इसका नाम दिया और बताया कि C, ठीक है सर, CC यानी कि जो करेंसी है वो सर्कुलेट है जनता के पास में, वो साथ ही साथ जो बैंक में है जमा है उसके योग के बराबर। उन्होंने क्या बताया? बैंक में जो डिपॉजिट है, बैंक डिपॉजिट, एक तो उन्होंने बताया कि जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी यानी जो सर्कुलेट हो रखी है करेंसी। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया? बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है, बैंक में या लिख सकते हैं डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, मांग जमा। तो प्रोफेसर किन्स ने इस चीज़ को बताया। लेकिन अभी तक हमने देखा कि जितने भी
इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने जो भी डेफिनेशन दी मनी सप्लाई की वो सारी की सारी क्या है, एक नैरो कंसेप्ट था, एक बहुत संकुचित विचारधारा थी। क्लियर है। उसके बाद में आप कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा मनी सप्लाई का जो एक्सपांसन कह सकते हैं, जो एक विस्तृत डेफिनेशन है, एक बड़ी परिभाषा एक डेफिनेशन की, वो दी थी प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने। किसने दी थी? प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, तो ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये शुरू से आपके कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये कंसेप्ट आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोफेसर जो मिल्टन फ्रीडमैन थे, फ्रीडमैन, उन्होंने क्या किया कि एक विस्तृत परिभाषा, एक कह सकते हैं बहुत बड़ी डेफिनेशन बताई, और मनी सप्लाई जो है उन्होंने बताया कि लोग अपनी जो पॉकेट में लेकर घूमते हैं, बैंक खातों में जो डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, उन सबको उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया कि भाई M1 जो है, M1 क्या कह सकते हैं कि उसमें क्या आया कि जो करेंसी सर्क्यूलेट है, प्लस आप कह सकते हैं जो डिमांड डिपॉजिट है, और दूसरा आपके कह सकते हैं जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, वो सारा का सारा क्या बताया, इन्होंने कंसेप्ट बताया टाइम डिपॉजिट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट का मतलब है जो हम FD वगैरह कराते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, वो सावधि जमा जिसे कहते हैं। और डिमांड डिपॉजिट में आपके आते हैं जब हम मांगते हैं, जो हमें पैसा मिलता है, जैसे सेविंग अकाउंट में है या जो करंट अकाउंट में है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रोफेसर जो मिल्टन फ्रीडमैन थे, उन्होंने ये बताया कि जो करेंसी सर्क्यूलेट है, जो जनता में चलन में मुद्रा है, DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, इन सब के बारे में प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया। क्लियर है आपको। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो तो इस तरह से उनका जो समीकरण बना, जिन्होंने ये फोकस किया, तो उन्होंने अपने समीकरण में क्या बताया, करेंसी विथ पब्लिक। इसका मतलब क्या होगा, करेंसी विथ पब्लिक, जनता के पास जो जमा है, प्लस बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है और बैंक की जो टाइम डिपॉजिट है, तो उनका ये मनी सप्लाई का फॉर्मूला आप कह सकते हैं इन्होंने ये दिया मिल्टन फ्रीडमैन ने। ठीक है। उसके बाद में जो एक प्रोफेसर गुले थे, उन्होंने अपनी एक बुक में बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट दिया था। कौन थे? प्रोफेसर गुले और सा ने एक डेफिनेशन दी थी। प्रोफेसर गुले देखिए, आपको सारे ये नाम थोड़े बहुत याद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आपको अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको ये बिल्कुल याद होना जरूरी है। प्रोफेसर गुले और सा। ठीक है। तो उन्होंने अपनी एक बुक थी, उन बुक का नाम था मनी इन थ्योरी ऑफ फाइनेंस। क्या बुक का नाम था? इनकी एक बुक थी, प्रोफेसर गुले की क्या थी? ये बुक थी, किताब थी, मनी इन थ्योरी ऑफ फाइनेंस में इन्होंने मुद्रा की जो सप्लाई है या मनी सप्लाई है, उनके बारे में बताया कि जो एक तो जनता के पास करेंसी है, जो पब्लिक के पास अपनी करेंसी है, बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है, बैंक में जो टाइम डिपॉजिट है, साथ ही साथ जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, वो अलग आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो डिपॉजिट है, उन सबको शामिल कर लिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको भी इसमें थोड़ा फोकस करा। ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी इस मनी इन द थ्योरी ऑफ फाइनेंस में, ये जो गुले की जो बुक थी ना, इस बुक में उन्होंने क्या बताया? CC ठीक था, करेंसी विद पब्लिक, ठीक है, साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट भी ठीक था, बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट सेविंग करंट का है, और बैंक के साथ में जो टाइम डिपॉजिट है उसको भी रखा इन्होंने। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी, प्लस करके उन्होंने वो डिपॉजिट भी ली
जो आप देखते हैं जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको भी इन्होंने इसमें ले लिया। नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन थे उनकी जो डिपॉजिट को भी इंक्लूड कर दिया। तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ का क्या किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब मॉनेटरी ऑफिसर्स होता है उनका नॉन बैंकिंग डिपॉजिट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इसको शामिल नहीं करना है। इसलिए जो भी आप कह सकते हैं मिल्टन जो फ्रीडमैन ने जो दिया था ना, मिल्टन फ्रीडमैन ने, उन्होंने क्या बताया, CCDD प्लस टाइम डिपॉजिट, इन्होंने इन 3 चीज़ों को ही रखा। तो उनका मॉनेटरी ऑफिसर्स का इन चीज़ों पे कंट्रोल रहता है कि कैसे हम कम कर सकते हैं मनी सप्लाई को। तो उन जो भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उनका कहने का मतलब था कि मॉनेटरी ऑफिसर जिस पे कंट्रोल कर सके उन्हीं को ही इसमें लेना है। इसीलिए ये जो बुले और शॉ का जो दे रखा था रेशियो समीकरण जो बनाया, इक्वेशन बनाया, उसमें नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट को भी लिया, इसीलिए इनका विरोध बहुत किया गया। और बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आप कह सकते हैं 4 कंसेप्ट आए गए, यानी कि 4 ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4 ओल्ड कंसेप्ट, बिकॉज क्योंकि नए कंसेप्ट भी आ चुके हैं, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले आपके 4 ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। यानी जो पुरानी 4 अवधारणाएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, पुरानी 4 अवधारणाएं, ठीक है, जिसमें था M1, M2, M3 और M4, ठीक है, 4 अवधारणाएं थी पुरानी। अब M1 का फॉर्मूला क्या होगा, M1, M2, M3 और M4। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे लिक्विडिटी क्या है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। लिक्विडिटी का मतलब है इसमें तरलता ज़्यादा होगी, इसमें थोड़ी कम, फिर इसमें थोड़ी और कम और इसमें सबसे कम, ठीक है। तो लिक्विडिटी का, तरलता का ये डिसेंडिंग ऑर्डर है M1, M2, M3, M4 का, ठीक है। तो M1 में उन्होंने लिया करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है उसके बारे में बता रहा है, और OD यानी अदर डिपॉजिट विथ RBI के पास, M1 का मीनिंग, ठीक है। तो M1 का मतलब क्या होगा, M1 में आएगा करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विथ RBI, क्लियर है। और जिसमें आप कह सकते हैं रिजर्व बैंक के पास में जो विदेशी सरकार है या विश्व के अन्य जो सेंट्रल बैंक है या IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनकी सारी की जो डिपॉजिट होती है वो शामिल इसमें होगी, क्लियर है। M2 की बात करते हैं। M2 में आ जाएगा M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। तो इन सेकंड में क्या आ रहा है, पोस्ट ऑफिस पे, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट किस में आ रही है, पोस्ट ऑफिस की। M3, M1 आएगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट को उन्होंने क्या जोड़ दिया इसमें, बैंक की टाइम डिपॉजिट को, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, क्या जोड़ा है, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, किसमें जोड़ा है, M3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम M1 के साथ में क्या जोड़ रहे हैं, जब टाइम डिपॉजिट जोड़ रहे हैं M3 में, ठीक है। और M4 का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सारी की सारी डिपॉजिट लेगा वो, इसमें आ जाएगा M जो आपकी 3 है, M3 में पोस्ट ऑफिस की जो टोटल डिपॉजिट होती है वो इसमें जोड़ दी जाती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी, सबसे बड़ी जो व्यापक अवधारणा है वो M4 मानी जाती है, जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, ठीक है। M3 में जो भी आप कह सकते हैं M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस,
अब ध्यान से देखिए M1, M2, M3, M4। अब इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको लर्न होना जरूरी है। देखिए M1, M2 और M3 और M4, इसमें जो आपको नैरो कंसेप्ट होगा यानी जो संकुचित आप कह सकते हैं मुद्रा है मनी सप्लाई, वो कौन सी होगी? M1। तो इसे नैरो कंसेप्ट का मनी सप्लाई भी कहा जाता है। नैरो कंसेप्ट क्यों कहा जाता है संकुचित? क्योंकि देखिए लिक्विडिटी बेस पे होता है, लिक्विडिटी यानी तरलता बहुत ज्यादा होती है इसमें M1 में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बैंक लोन देने में क्या करता है? हिचकिचाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मानी गई है ब्रॉड आपका कह सकते हैं ज्यादा बड़ा विस्तृत रूप माना गया है वो M3 को माना गया है, इसीलिए M3 को ध्यान रखिएगा, कहते हैं AMR का मतलब होता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस, समग्र मौद्रिक संसाधनों को क्या कहा जाता है? M3 को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा M1 मनी सप्लाई का सबसे संकीर्ण रूप है यानी नैरो कंसेप्ट है, M3 जो है वो सबसे बड़ा विस्तृत रूप है, इसीलिए इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? AMR, यानी कि ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। तो ये AMR किसे कहा जाता है? M3 को, ये व्यापक रूप है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये जो आपको M1, M2, M3 जो 4 दे रखा है, M1 में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, M2 में लिक्विडिटी उस M1 से कम रहेगी, M3 में कह सकते हैं और कम, और M4 में लिक्विडिटी सबसे कम रहती है। लिक्विडिटी का मतलब है तरलता। क्लियर है, इसीलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दे रखा है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये जो ओल्ड कंसेप्ट है उसके बारे में जो 4 हमने बात की। तो आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का, तो सबसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा संकीर्ण मुद्रा कौन सी है? संकीर्ण का मतलब नैरो कंसेप्ट कौन सा है? ओल्ड जो हम बात कर रहे हैं ना 4 ओल्ड कंसेप्ट वाली, उसमें नैरो कौन सी होगी? M1। जबकि M3 क्या होगी? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज M3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे मुद्रा सप्लाई का, मनी सप्लाई का सबसे व्यापक रूप है, सबसे जो एक्सपांसन है मनी सप्लाई का वो ये बताता है ये कंसेप्ट। क्लियर है, और जो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा ना वो यही पूछा जाएगा कि M3 किसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज कहा गया है? तो M3 को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें मनी सप्लाई का कह सकते हैं व्यापक दृष्टिकोण इसमें बताया गया है, इसमें मनी सप्लाई के सारे फैक्टर को इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज कहा जाता है। आई थिंक आपके ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू कंसेप्ट का। ठीक है, जो न्यू कंसेप्ट है, वर्किंग ग्रुप ने जो न्यू कंसेप्ट दिया था 1997 में, उस कंसेप्ट की हम बात करेंगे कि न्यू कंसेप्ट क्या है, और साथ ही साथ जो न्यू कंसेप्ट है उसमें जो आपका मनी सप्लाई है उसको डिवाइड कर दिया था न्यू कंसेप्ट में, उसमें मॉनेटरी एग्रीगेट बेस पे और लिक्विडिटी को अलग अलग कर दिया था। मॉनेटरी में मैच्योरिटी बेस पे रखा और लिक्विडिटी पे तरलता के बेस पे रखा गया। तो उसका हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।